इतने दिनों बाद फाइनली पार्ट 6 अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा डिले हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग पार्ट 6 को भी अच्छा सपोर्ट दोगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर माहिरा का सबको भड़काना। अब तक आपने सुना कि अरण्या और नक्श साथ में लंच करते हैं। फिर जब वो लोग नीचे आकर कार के लिए वेट कर रहे तो रुद्रांश और माहिरा उन्हें देख लेते हैं। रुद्रांश अपने जलन में आकर अरण्या को कन्फेस कर देता है। अरण्या भी कन्फेस कर लेती है। अब आगे, जब अरण्या रुद्रांश के मुंह से नक्श को मारने की बात सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में धमकी देते हुए कहती है, अगर आपने मेरे भाई पर हाथ भी लगाया तो आपके हाथ तोड़ दूंगी। वही रुद्रांश जब अरण्या के मुंह से नक्श के लिए भाई सुनता तो उसको खुशी होती है, पर अरण्या को इतने गुस्से में अपना हाथ तोड़ने को कहती है तो वो अपना तुक घटक लेता है और अपना फेस को इनोसेंट बनाकर कहता है, सॉरी जाना, मुझे नहीं पता था कि वो आपके भाई थे। उसका इतना इनोसेंट फेस देखकर अरण्या पिघल जाती है और थोड़ी हंसी भी आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी रुद्रांश कितना बेरहम क्रूएल किंग है। पर जब जो क्रूएल किंग को अपने सामने ऐसे इनोसेंट किंग बनते देखकर उसको उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वो अपनी आप को सख्ती दिखाते हुए कहती है, रुद्र, मेरे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं अपने जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिनके ऊपर मुझे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं। तो आगे से उनके बारे में कुछ बोलने से पहले सोचिएगा। जब रुद्रांश ये सुनता है तो उसे समझ आता है कि उसके जाना जिन्हें अपना मानती है उन्हें किस हद तक प्यार करती है, और वो खुश था कि उसमें वो भी शामिल है। वो उसको हग करते हुए कहता है, सॉरी जाना, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अरण्या भी उसको बैक हग करती है। वो दोनों ऐसे ही कुछ समय रहते हैं। जब अरण्या को नक्श की याद आ जाती तो वो उससे दूर होते हुए कहती है, अब आप जाइए, मुझे बहुत काम है। तो रुद्रांश मायूस हो जाता है। उसको मायूस देखकर अरण्या को भी अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कहती। रुद्रांश एक गहरी सांस लेकर पहले उसके होठों पर किस करता है, फिर उसके फहद पर किस करके उसे अपने ध्यान रखने को कहकर वो चला जाता है। अरण्या थोड़ी देर उस तरफ देखती है, फिर वो भी अपनी केबिन की तरफ अकेली जाती है। जब वो अपनी केबिन में आके देखती है तो नक्श अपने कम कर रहा था। ईओ उसको देखकर कहती है, सॉरी भाई, थोड़ा लेट हुआ। तो नक्श मुस्कुराते हुए इट्स ओके प्रिंसेस कहता है। फिर कहता है, अब बाकी डिस्कशन हम अगली बार कर लेंगे प्रिंसेस, अब चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो अरण्या सिर हिला देती है। फिर वो लोग सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। सिंघानिया मेंशन, ये तो कुछ अलग ही बवाल मचा हुआ था। 2 घंटे पहले माहिरा घर आती है। जब वो देखती है तो अब तक सभी लोग ऑफिस से आ चुके थे और हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। क्योंकि आज सैटरडे था वो सब लोग जल्दी आ जाते हैं। माहिरा दिव्या जी के पास जाकर बैठ जाती है। वही सब लोग माहिरा को देखकर मुंह बना लेते हैं। वही माहिरा दिव्या जी को देखकर वो आज जो भी शॉपिंग किया वो दिखाने लगती है। दिव्या जी भी हल्के स्माइल के साथ उसके बात सुन रही थी। तभी माहिरा कुछ याद आने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मोम आपको पता है आज मैंने लंच करने ब्लू हेवन गई थी। वहाँ मैंने अरण्या को दिखा, वो किसी के साथ है, लगता है उसका बॉयफ्रेंड है। अब तक जो सब लोग अपने अपने बातों मगन माहिरा के बाद सुनकर उसके बाद सुनाने लगते हैं। जब सबने खास करके जेंट्स ने अरण्या का बॉयफ्रेंड सुना थी, उनके बोहे तंग गई और उन्हें माहिरा पर गुस्सा आने लगा। हर्षित माहिरा को डांटते हुए कहता है, माहिरा झूठ बोलने का भी हद होता है। तो वो मासूमियत से कहती हैं, बाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत भी है। इतना कहकर वो अपने फ़ोन में अरण्या की फ़ोटो सबको दिखाती है। जब सब ने ये देख तो शॉक हो जाते हैं। अश्विन गुस्से में कहता है, उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो हमारे प्रिंसेस को हग कर रहा था। अरमान जी और आनंद जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे कि अगर सच में अरण्या के बॉयफ्रेंड हुआ तो। तभी माहिर भी कहता है, पता नहीं वो सच में उसे प्यार करता है कि नहीं। और अबीर कहता है, लगता है कि वो लड़का अरण्या के पैसे देखकर उससे प्यार का नाटक कर रहा होगा। माहिरा भी आज में घी डालते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे भी वो कोई मिडिल क्लास की लग रहा था और अरण्या से भी बहुत चिपक रहा था। तो रुक्मिणी,
जी जो अब तक चुप थी वो कहती है अगर मेरी पोती का सच में बॉयफ्रेंड हुआ तो वो कोई हीरा ही चुना होगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दिग्विजय जी भी कहते हैं मुझे भी मेरी पोती पर भरोसा है। ये सुनकर माहिरा को उन्हें जान से मारने का मन हो रहा था। वो अपने मन में कहती है ये लोग हमेशा मेरी प्लेन को बर्बाद करने में तुले हैं। कोई न उस मनहूस के बाद बहुत जल्द इन दोनों का भी पत्ता कटेगा। वही सब लोग अभी भी अरण्या के लिए परेशान थे। दरअसल उस फोटो में नक्श का पीठ देख रहा था और वो थोड़ा कैजुअल वे में आया था, इसलिए कोई उसको पहचाना नहीं। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। थोड़ी देर में अरण्या भी घर के अंदर आती है। जब सब ने देखा कि अरण्या आ रही थी, कोई कुछ कहता उससे पहले भी माहिरा टपक पड़ती है। अरण्या तुम चुप रस्तम निकली, अगर तुम्हारे की बॉयफ्रेंड है तो हमें बताना था ना, मेरी भी शादी फिक्स हुए है, हम दोनों मिलकर शादी करेंगे। जब अरण्या ने माहिरा को ऐसे बात करती देखती तो वो अपनी अन को छोटी करके उसको घूरने लगती है। अरमान जी भी उससे पूछिए है प्रिंसेस आप ऐसे कैसे किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, पता नहीं वो लड़का किस इरादे से आपको फंसाया होगा। ऐसे ही घर के सभी लोग उसको पूछने लगते हैं। अब अरण्या को भी गुस्सा आ जाती है, वो चीखते हुए कहती है बस। जब सब लोग अरण्या की इतना तेज आवाज सुनते हैं तो सब लोग चुप जाते हैं। पर दिव्या जी को अरण्या की चिंता हो रही थी, इसलिए वो फिर से कहती है अरु हम जो भी पूछ रहे थे आपके बालाएं के लिए ही बेटा। अरण्या पहले उन्हें घूरती है, फिर उन्हें इग्नोर करते हुए रुक्मिणी जी के पास जाकर उनसे पूछा दादी यह सब क्या हो रहा है। तो दादी सबको घूरती हुए उसे सब कुछ बताने लगी, फिर उसे वो फोटो भी माहिरा से लेकर दिखा देती है। वही ये सब सुनकर और देखकर उसे माहिरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और सिर्फ उस पर भी नहीं उसे सभी घर वालों पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। रुक्मिणी जी ने जो कहा वो अरण्या ही नहीं बल्कि कोई और भी सुन रहा था। जो कोई और नहीं नक्श था, वो अरण्या का फोन लौटाने आया था जो अरण्या रुद्रांश के ख्यालों में होने की वजह से भूल गए थी। अरण्या कुछ कहती उससे पहले ही सब लोगों को नक्श की आवाज आती है। जब सब ने नक्श को देखा तो थोड़ा शॉक हो गए। नक्श उन सब को इग्नोर करते हुए सीधा अरण्या के पास जाता है जो दादू और दादी के पास खड़ी थी। वो उसके पास जाकर उसको उसके फ़ोन देते हुए कहता है अपना फ़ोन कार में ही बोल गए थे प्रिंसेस। तो अरण्या फ़ोन लेते हुए कहती है थैंक यू भाई, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए भूल गई। जब सब ने अरण्या के मुंह से नक्श के लिए भाई सुनते तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब तक सब लोगों को समझ आ चुका था कि वो फोटो में लड़का यही लड़का है। वही सभी भाइयों को अरण्या के मुंह से किसी और के लिए भाई सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। अबीर और रेहान के आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। नक्श अरण्या के सिर सहलाते हुए सबको एक नज़र देखकर कहता है इस एवरीथिंग ओके प्रिंसेस। तो अरण्या भी प्यार से अपने पलके झपकते हुए कहती है एवरीथिंग इज ओके भाई, कैन हैंडल। तो नक्श भी कहता है ई नो प्रिंसेस यू कैन हैंडल एवरीथिंग बिकॉज माई प्रिंसेस इज वॉरियर प्रिंसेस। ये सुनकर अरण्या के साथ साथ दादू दादी के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। फिर वो उसे हग करते हुए कहता है अगर कुछ भी हुआ तो मत भूलना कि आपके भाई आपके साथ है। तो अरण्या हमें सिर हिला देती तो नक्श उसके माथे पर किस करके दिग्विजय जी के पास जाकर पहले उनके और दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वो दिग्विजय को देखकर सीरियस आवाज में कहता है दादू मेरी प्रिंसेस जब वह थी वो सुकून से जी रही थी एंड ई होप वो अभी भी ऐसे ही जी रही होगी, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होने चाहिए। इतना कहकर वो फिर से अरण्या को हग करता है, फिर सबको घूरते हुए चले जाता है। वही सभी भाई नक्श को देखकर जल रहे थे। आज तक अरण्या ने उन सब से ऐसे प्यार से कभी बात नहीं की थी। नक्श के जाने के बाद अरण्या माहिरा के पास जाकर पहले वो उसको ऊपर से नीचे तक गुस्से से घूरने लगती है। तो माहिरा तो उसके ये नज़रों से ही डर गई। अरण्या उसको गुस्से से कहती है क्या तुम इस घर के जासूस हो? और मैंने तो जब इस घर में आई थी मैंने ये सब को क्लियर कर दिया कि कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर सबको देखकर उस शब्द पर जोर देते हुए कहती है कोई भी नहीं। फिर माहिरा को देखकर कहती है क्या तुम्हें अकल है भी नहीं? क्या तुम्हें कोई बात समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें उस दिन भी वॉर्न किया था कि मुझसे और मेरे मैटर्स से दूर रहो। एक लास्ट बार तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, अगले बार तुम्हें वॉर्न नहीं एक्शन देखोगे।
फिर सरकास्टिक वे में कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सिर्फ बाप के पैसे उड़ती और बॉयफ्रेंड्स बनती रहूं। ये सुनकर माहिरा को बहुत गुस्सा आता है। अरण्या फिर कहती है मेरे बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और शादी तो मैं तुम्हारे साथ नेवर, तुम जैसे यूजलेस कचरे के साथ तो मैं कभी नहीं। तुम वो कचरा हो जो मिसेज सिंघानिया दया दिखा कर लाए अपनी बेटी बनकर, तो उसके सामने तुम्हारा कचरा फैलाओ और मुझसे तुम जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। अब माहिरा को इंसल्टेड फील हो रहा था पर वो अपनी दंत पीसते रह जाती है और अरमान जी को देखकर कहती है मैंने आज तक सिंघानिया सरनाम यूज नहीं किया और यह किसी को भी नहीं पता कि मैं सिंघानिया हूँ और मुझे कोई भी रिश्ता बनाने के लिए आपके परमिशन का जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, आप मेरे कोई नहीं है। और फिर दिव्या जी की तरफ देखकर सरकास्टिकली कहती है मिसेज सिंघानिया क्या कहा था अपने आप को हमारा चिंता है। फिर तोड़ा हंसकर कहती है अपने मेरे लिए कभी भी अच्छे नहीं थे तो आपका ये झूठी फिक्र अपने पास रखिए। फिर सबकी तरफ देखकर कहती है आप सब लोगों ने मुझ पर जो हक है वो 14 साल पहले को दिया, तो आप सबके लिए यही ठीक होगा कि आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर न करें। इतना कहकर जाने लगती है पर रुककर दिव्या जी को देखकर कहती है आपके कचरे को संभाल कर रखिए मिसेज सिंघानिया और ध्यान रहे कि वो मुझसे दूर रहे। इतना कहकर वो लिफ्ट में अकेली जाती है। उसके जाने के बाद रुक्मिणी जी माहिरा को देखकर कहती है सच कहा है मेरी पोती ने सही कहा तुम सिर्फ एक कचरा हो। फिर दिव्या को देखकर अपनी बेटी को मेरी पोती से दूर रखो दिव्या, अब इसकी वजह से मेरी पोती को और परेशान हुई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो जाने लगी। वहीं माहिरा अपने मगरमच्छ के आंसू बहते हुए रुक्मिणी जी से कहती है आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं दादी। फिर दिव्या जी के पास जाकर मोम अपने सुना न अरण्या और दादी क्या कह रहे थे। अब दिव्या जी का भी सबर जवाब दे दिया। माहिरा आगे कुछ कहती वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। दिव्या जी का माहिरा पर गुस्सा और माहिरा का दोस्तों से साथ प्लानिंग। अब आगे दिव्या जी का माहिरा को थप्पड़ मरते देख सब लोग शॉक हो गए। माहिरा भी अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से दिव्या जी की तरफ देख रही थी। आज पहली बार था दिव्या जी ने माहिरा को थप्पड़ मारा। माहिरा मोम कहती तो दिव्या जी उसे हाथ दिखाकर कहती है बस माहिरा अब बहुत हुआ, मेरी वजह से तुम्हारी मोम की डेथ हो गई और मुझे उसका गिल्ट था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटी से भी ऊपर रखकर तुम्हें प्यार दिया जिसकी बदले में मुझे मेरी बेटी का नफरत मिल रही है। तुम्हारी करतूतों की वजह से वो सिर्फ मुझसे नहीं घर में सभी से नफरत करने लगी। मुझे तुम्हें उसी वक्त ये से दूर भेजना चाहिए था पर तुम्हारी तबीयत की खराब होने की वजह से मैंने तुम्हें इस घर में रखा। अब मैं पछता रही हूँ कि काश उस वक्त मेरी अंकों पर वो गिल्ट और जिद की पट्टी ना बंधी होती। काश उस वक्त में अपनी बेटी की कायल रखी होती। अब मुझे खुद पर शर्मा आ रही है कि मैंने उस वक्त तुम्हारे दर्द में आंधी होकर वो बात उससे कही। काश अगर मैंने नहीं कहा होता तो आज वो मुझसे नफरत नहीं कर रही होती। इतना कहकर वो रोने लगी। उसे इतने दर्द में देखकर बाकी सबको भी दर्द हो रहा था। दिव्या जी अपने आंसू पोंछकर उससे फिर कहती है माहिरा तुम मेरी अरू से दूर रहो, तुम्हारी वजह से वो हम सब से और दूर जा रही है। अगर उसको तुम्हारी वजह से उसे फिर से तकलीफ हुई तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हें भी अपनी बेटी मानती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ अकेली गई। उसके जाने के बाद सब लोग माहिरा को घूरते हुए चले गए। माहिरा अपनी पैर पटकते हुए घर से बाहर अकेली गई। ये सब कुछ अरण्या ऊपर से देख रही थी। उसने दिव्या जी की सभी बातें सुने पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। सबके जाने के बाद वो अपने आप से कहती है ये दर्द तो मेरे दर्द में बहुत छोटा हिस्सा है मिसेज सिंघानिया। तड़पाएंगे सब लोग तड़पाएंगे पर मेरी माफ़ी कभी नहीं पाएंगे। इतना कहकर वो अपने रूम में अकेली गई। मूनलाइट क्लब। माहिरा घर से निकलकर पब आई थी। उसने अपनी सभी फ्रेंड्स को भी बुला लिया जो अमीर बाप के बिगड़े हुए अमीरजादे थे। उसके ग्रुप में 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, रिया, रैना, संजू और क्रिश। जब वो लोग माहिरा को ऐसे ड्रिंक करते देखते हैं तो रैना उसे पूछती है क्या हुआ डार्लिंग, तुम गुस्से में क्यों हो। तो माहिरा रैना को देखकर कहती है वो मानशूज वापस आ गई। तो क्रिश पूछता है कौन, वो अडॉप्टेड बेटी। तो माहिरा हाँ में सिर हिला देती है।
और आज उस मनहूस की वजह से मोम ने मुझे मारा। सभी को अरण्या के बारे में जानते थे, वो लोग उसे बचपन में भी उसे बुली करते थे। वही संजू जो खुद भी पिया हुआ था वो कहता है, डोंट वरी डार्लिंग, हम हैं न बचपन की तरह, अभी भी उसको सबक सिखाएंगे। ये सुनकर माहिरा के आंखों में चमक आ जाती है। वो उसे और उकसाते हुए कहती है, अब शायद नहीं कर पाओगी संजू, अब उसके पर निकल आए हैं। तो संजू कहता है, कोई बात नहीं, हम कट देंगे। रिया भी कहती है, वो अब बहुत दिन बाद कुछ मजा करने को मिलेगा, तो सब लोग भी हंस देते हैं। वही माहिरा अपने मन में बहुत उछाल रही हो ना अरण्या, अब देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। तभी उसके कमर में किसी के हाथ महसूस होते हैं, तो वो पहले उस हाथ को देखती है फिर संजू को। तो संजू कहता है, थोड़ा मजे कर ले बेबी, बहुत दिन हो गए। तो माहिरा भी ओके कह देती है। फिर वो लोग पब में ही बनी रूम में चले जाते हैं। उसके साथ रैना कृष भी दूसरे रूम में चले जाते हैं। रिया को भी कोई अप्रोच करता तो वो भी उसके साथ चली जाती है। ओबरॉय मेंशन। रुद्रांश को अरण्या की याद आ रही थी तो वो उसको कॉल कर देता है। दूसरी तरफ अरण्या भी कॉल पिक करती है। रुद्रांश उससे पूछता है, तुमने खाना खाया जाना? तो अरण्या के फेस पर भी स्माइल आ जाती है, वो है कहती है, फिर पूछती है अपने कालिया, तो रुद्रांश भी हाँ कह देता है। वो फिर कहता है, क्या एक हफ्ते बाद मंडे पर आप मूनलाइट क्लब आ सकते हैं? तो अरण्या पूछती है क्यों? तो रुद्रांश कहता है, कल अक्षय का बर्थडे, तो वह पार्टी है। डोंट वरी, सिर्फ हम ही लोग रहेंगे। तो अरण्या कुछ सोच कर ओके कह देती है। फिर वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, फिर गुड नाइट कहकर फोन कट देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे। दोनों ही इंट्रोवर्ट थे, पर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर जरूर मुस्कुरा रहे थे। तभी अरण्या को निहाल का कॉल आता है, तो वो कॉल उठा देती हैं। दूसरी तरफ से निहाल कहता है, बॉस, एक हफ्ते बाद मूनलाइट क्लब में मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मिली है। इस मीटिंग पर उसका राइट हैंड और डीलर दोनों आ रहे हैं। तो अरण्या के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। उन पर नजर रखो, शेरा को अलर्ट रहने को कहो। इतना कहकर कॉल काट देती है। फिर कुछ सोचने लगती है। रिसर्च और माहिरा के दोस्तों का बदतमीजी। अब तक आपने सुना कि दिव्या जी माहिरा को अरण्या से दूर रहने को कहती है। माहिरा अपने दोस्तों को अरण्या के खिलाफ उकसाती है। रुद्रांश अरण्या को अक्षय के बर्थडे पर इनवाइट करता है। अब आगे। अगला दिन, द लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज अरण्या सुबह ही घर से इंस्टीट्यूट आई थी। वो पिछली जिंदगी में कैंसर पेशेंट के लिए मेडिकेशन के लिए रिसर्च कर रही थी, जो कैंसर पेशेंट्स का लिए एक वरदान साबित होने वाला है। वो ऑलरेडी पिछली जिंदगी में 50% तक उसका डेवलपमेंट कर चुके थी, पर कुछ मैकेनिज्म एंड मशीन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो पूरी नहीं हो पाया। अब उसके रिबॉर्न के बाद वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। पिछली बार वो सिंघानिया के ऊपर टाइम वेस्ट किया था, इस बार वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो 8 साल की उम्र में उस पर थीसिस लिखकर कुछ पेटेंट्स अपने नाम कर लिया। सब लोग एक 8 साल की बच्ची की वो थीसिस देखे तो शौक हो गए। फिर अर्नव जी उसके लिए एक इंस्टीट्यूट खोला, फिर उसको उस 50% रिसर्च करने के लिए पूरी 3 साल लगे। अब वो रिसर्च के लिए एडवांस्ड मशीनरी की मैन्युफैक्चर करवाया था और वो सभी फील्ड्स में मास्टर्स हासिल किया था। रोबोटिक इंजीनियरिंग में भी वो डोमेस्टिक ह्यूमन रोबोट्स का रिसर्च भी कर रही है, जो अब तक लगभग पूरा हो चुका था, पर अभी भी उसमें कुछ काम बचा हुआ था। पर अरण्या की पहली प्रायोरिटी कैंसर रिसर्च था। अब आगे। अरण्या जब लैब में जाती है तो वह रिसर्च कर रहे लोग उसे देखकर ग्रीट करते हैं। तो अरण्या पूछती है, कहाँ गड़बड़ हुआ है? तो वहाँ का एक डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, डॉक्टर एम, हमारा सैंपल की म्यूटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। म्यूटेशन रेप्लिकेशन हमारी इंट्यूशन से भी ज़्यादा है, और वो म्यूटेशन की ट्रांसक्रिप्शन भी मेडिकेशन को वीक कर रही है। तो अरण्या सीरियस हो जाती है। वो तुरंत स्क्रीन पर फ्लैश हो रही कोड्स देखती है। फिर वो सैंपल को जब वो उसने कॉलर डिफरेंस देखती है तो वो तुरंत स्क्रीन पर कुछ कोड्स टाइम करने लगती है। फिर लब प्रोटेक्शन कॉस्ट्यूम पहनकर वो सैंपल को टेस्ट करने लगती है। फिर वो स्क्रीन पर दिख रहे ट्रांसक्रिप्शन के मुताबिक वो सैंपल पर कुछ टेस्ट करने लगती है। आधे घंटे बाद उस सैंपल फिर से नॉर्मल कलर में आ जाती है और उस सैंपल का एक और स्ट्रांग इम्यूनो डिफेंसिव लेयर क्रिएट होती है।
वही सब लोग हैरानी और एडमिरेशन के साथ अरण्या को देखने लगते हैं और वो लोग सोचने लगे उसके बॉस सच में एक मिरेकल है। कुछ डॉक्टर्स तुरंत उसे एप्रिशिएट करते हैं। अरण्या कहती है इस सैंपल को इंक्यूबेटर में रखो, इसका लिया अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं इवन को आती हूँ, अब अगले 3 दिन तक हमें इस पर कम करना पड़ेगा। तो सभी सिर हिला देते हैं। अरण्या अपने केबिन में जाकर पहले खुद को स्टेरलाइज करती है, फिर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाती है। मैं ये जो भी मेडिकल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ उन पे ध्यान न दे, मैं इस ऐसे ही गूगल पर सर्च करके लिखी हूँ, पर ये गलत भी हो सकता है। सिंघानिया मेंशन। आज सब लोग मंदिर गए थे, सिर्फ माहिरा और अरण्या के सिवा। अरण्या जाते वक्त दिग्विजय जी को इन्फॉर्म कर दिया। वही माहिरा को लगा सब लोग जा रहे तो यह अच्छा समय है अरण्या को सबक सिखाने का, पर उसे नहीं पता था अरण्या भी अकेली गई थी, क्योंकि जब तक वो उठती अरण्या उससे पहले ही अकेली गई। इसलिए बहाना बनाकर वो घर में रुक गई, उसके अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया और वो लोग भी आ गए। पर जब माहिरा ने अरण्या को आती न देखा तो वो एक सर्वेंट से उसके बारे में पूछती है, तो वो सर्वेंट उसे कहती है मैम अरण्या मैडम तो सुबह 6 बजे ही घर से चली गई। ये सुनकर माहिरा का पारा चढ़ जाता है। तभी संजू उसे शांत करते हुए कहता है रिलैक्स माहिरा, मछली कब तक बचेगी, कभी न कभी तो जाल में फंसाना ही है। तो माहिरा थोड़ा शांत हो गई। फिर वो लोग बात करने लगे। वो लोग गार्डन में बैठे थे। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया, तभी उन सबको गाड़ी रुकने की आवाज आती है। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं अरण्या गाड़ी से बाहर आ रही थी। जब सब उसे देखते तो देखते ही रह जाते हैं। अरण्या गाड़ी वही साइड में ही रखा वो घर के अंदर जा ही रही है, तभी रिया उसे बुलाती है। आए गवार। तो अरण्या ध्यान नहीं देती थी। माहिरा थोड़ी तेज आवाज में पुकारती है अरण्या। तो अरण्या उस तरफ देखती है। जब वो उन सब को देखती है तो उसकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि वो उन लोगों से बहुत नफरत करती है। पिछली जिंदगी में वो लोग उसे बहुत परेशान किया था। पिछली बार जब अरण्या घर आई तो माहिरा ने चुपके से उसे एक ड्रग दिया करती थी, जिस वजह से अरण्या का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गई। ये बात माहिरा उसे जब वो टॉर्चर कर रही थी तब बताया। ये लोग उसे बहुत परेशान करते थे। कृष्ण ने तो उसके साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की, पर अरण्या कैसे भी करके उससे बच गई। ये सब याद करके उसे और भी गुस्सा आने लगा। वो भी देखना चाहती थी अब ये लोग क्या करेंगे, इसलिए वो उस तरफ गई। सब ने उसकी आंखें नहीं देखी जो लाल थी, वरना वो लोग डर से कंपेंगे। अरण्या ने अपने आप को थोड़ा शांत किया। वही जब वो लोग अरण्या को अपनी तरफ आते देखा तो डेविल स्माइल करने लगते हैं। रैना कड़ी होकर उसके पास जाती है और पूछती है कैसे हो अरण्या, सुना कि तुम्हारी बहुत पर निकल आए थे। इतना कहकर वो अरण्या का हाथ जोर से पकड़ लिया। ये देख अरण्या के आंखें सर्द हो गई। उसने कहा हाथ छोड़ो, तो रैना और भी कसके पकड़ते हुए कहती है नहीं छोड़ूंगी। तो अरण्या फिर से अपनी शब्दों पर जोर देते हुए कहती है हाथ छोड़ो मेरा। तो रैना उसके बात को इग्नोर करती है। तो अरण्या उसे दूसरी हाथ से एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रैना ने उसके हाथ छोड़ दिया। उसका थप्पड़ इतना तेज था कि रैना की कान सुन हो गए। उसे थप्पड़ मरते देख माहिरा को और भक्तियों को बहुत गुस्सा आया। रिया रैना को संभालने लगी जो अभी भी शोक से बाहर नहीं आई थी। रिया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो इतना ही कही थी उसे भी एक जोर का थप्पड़ पड़ा। माहिरा का अब फिर से परा चढ़ गया। अरण्या तुम मेरी दोस्तों को कैसे मार सकती हो। नेक्स्ट चैप्टर। अरण्या ने तोड़ा कृष का हाथ। अब तक आपने सुना कि अरण्या अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट जाती है और एक्सपेरिमेंट करती है। वही माहिरा और उसके दोस्तों उसके साथ बदतमीजी करने लगते तो वो उन्हें सबक सिखाने लगी। अब आगे। रिया को भी थप्पड़ पड़ते देख माहिरा अरण्या से गुस्से में कहती है अरण्या तुम मेरे दोस्तों को कैसे मार सकती हो। पर उसकी कोल्ड नजरें देखकर वो भी डर गई। अब तक रैना को होश आ चुका था। वो अब अरण्या से डरने लगी। आखिर डरे भी क्यों ना, थप्पड़ इतना जोर था। पर उसे अरण्या की खूबसूरती कटक रही थी, उसको जलन हो रही थी। वो उससे बहुत कहना चाहती थी पर डर के वजह से कह नहीं पा रही थी।
रिया का भी वही हालत था, वो दर्द की वजह से रोने लगी। उसे रैना से भी तेज थप्पड़ पड़ा था। उसे लगा अरन्या कुछ बद्दी और गंदी सी दिखती होगी और उन सबको अभी भी यही लग रहा था कि वो गांव से आई थी। वो लोग उसका जम से बेइज्जती करने आए थे पर उल्टा उन्हें ही मार पड़ी थी। वही कृष और संजू उसे लस्तबारी नजरों से देखने लगे। वो बेशर्मी से उसे देखकर कहता है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बहुत सेटिस्फाई करूंगा, तुम्हें पैसे भी दूंगा। अब ये सुनना ही था, अरन्या का बॉटम लाइन भी क्रॉस हो गया। कृष उसे छूने को हुआ था तो उससे पहले ही अरन्या ने उसका हाथ पकड़ मोड़ दिया। एक क्रैक की आवाज के साथ उसका हाथ टूट गया। अरन्या फिर उसका लोअर पार्ट पर भी मरती है तो वो नीचे गिरकर दर्द से तड़पने लगता है। माहिरा ये देखकर डर गई। उसे नहीं लगा था कि अरन्या इतना क्रूएल हो सकती है। वो जल्दी से जाकर कृष्णा को उठाने लगी। वही कृष दर्द से तड़पने हुए कहता है, साली तेरी इतनी हिम्मत, तुम नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम भीख भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरन्या उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने हाथ पूछने लगी। उसे गंदा लग रहा था। माहिरा भी डर गई, अगर कृष सच में ऐसा किया तो घर में सभी को पता चल जाएगा। वो अरन्या को देखकर कहती है, अरन्या कृष से माफी मांगे। तुम्हें पता नहीं ये बहुत पावरफुल है। अगर ये हमारे खिलाफ एक्शन लिया तो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तुम्हें उसे इस तरह मारना नहीं चाहिए था। अभी के अभी माफी मांगे तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं जो अभी अभी मंदिर से लौट आए थे। अरमान जी पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ। माहिरा तो उन सबको देखकर डर गई थी, पर वो जब अरन्या को कोई जवाब नहीं देते देखती है तो वो मैनिपुलेट करने के इरादे से कहती है, डैड अरन्या ने कृष को बेवजह मारा। ये सुनकर वो सब लोग अरन्या को देखने लगते हैं पर अरन्या कोई जवाब नहीं देती। रुक्मिणी जी कुछ पूछती उससे पहले ही कृष गुस्से में कहता है, नहीं छोड़ूंगा मैंने डैड को कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे। जब सभी लोग उसे इतना गुस्से में देखते तो वो लोग थोड़े डर गए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कृष की फैमिली पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत पावरफुल है और ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकारी से जुड़े हुए थे। दूसरे उन लोगों को अरन्या के लिए डर लग रहा था ताकि वो लोग उसे कुछ करना दे। 5 मिनट ही बीते होंगे, उन सबको गाड़ी की आवाज आने लगी। जब सब ने उस तरफ देखा तो उन्हें रवि कुलकर्णी आते दिखते हैं जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है। जब वो कृष की वो हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कृष उनका इकलौते बेटे थे। वो उसके सभी ख्वाहिशें पूरी करते थे। उन्हें उस पर एक भी जख्म बर्दाश्त नहीं था। आनंद जी की तरफ देखकर गुस्से में कहते हैं, ये क्या है सिंघानिया साहब, मेरे बेटे की ये हालत किसने किया, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आनंद जी कुछ कहते उससे पहले माहिरा आगे आते हुए कहती, सॉरी अंकल, मेरी बहन की गलती है, वो कृष से सॉरी कह देगी। जब कुलकर्णी माहिरा के बात सुनता है तो वो आनंद जी से कहते हैं, माना कि आप एशिया की टॉप बिजनेस में आते हैं पर हम भी कुछ कम नहीं है सिंघानिया साहब। इतना कहकर वो अरन्या को सबक सिखाने के लिए उसे देखते हैं तो वो शौक हो जाते हैं। वही माहिरा उन्हें शांत करने के लिए अरन्या की तरफ देखकर कहती है, अरन्या की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से में कहती है, अरन्या तुम कितनी भी बड़ी डॉक्टर हो सकती हो पर इतना अकड़ ठीक नहीं है। कृष ने तुमसे ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि तुमने उसका हाथ तोड़ दिया, माफी मांगे उसे। उसका फ्रेंड्स अरन्या डॉक्टर है। ये सुनकर शौक हो गए। घर के सभी को माहिरा पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अरन्या को अकड़ बोली थी, पर वो लोग कुछ भी कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है। पर फिर भी अरमान जी अपने बेटी को बचाने के इरादे से कुलकर्णी जी जो शोक में खड़े थे उन्हें देखकर कहते हैं, देखिए कुलकर्णी साहब, जरूर आपको गलतफहमी हुआ होगा, मेरी बेटी बेवजह ऐसे नहीं करती। उन्हीं ने इतना ही कहा था कि उससे पहले ही कुलकर्णी अरन्या को देखकर अपने पसीने पूंछते हुए कहता है, अरन्या मेम आप यहाँ। वही सब लोग कुलकर्णी की ऐसे तेवर बदलते देख हैरानी से उन्हें देखने लगे और वो लोग कंफ्यूज है कि वो अरन्या को मेम क्यों बोल रहे थे। वही कृष गुस्से से अपना डैड को कहता है, डैड आप इस गवार लड़की को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे, इसने मेरा हाथ तोड़ा। मैं बस इससे नॉर्मली कुछ कहा पर इसने मुझे कृष कुलकर्णी को मारा। वो इतना ही कहा था कि उसको कुलकर्णी ने थप्पड़ मार दिया और कहा चुप।
फिर वो अरण्या की तरफ देखकर पूछता है, मैम अगर मेरे बेटे से कुछ गलती हो गई तो प्लीज उसे माफ कीजिए। वही कृष जो कभी उसका पापा ने उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे, उनके हाथ से थप्पड़ खाते ही उनको हैरानी से देखने लगता है। फिर अपने पापा को अरण्या से माफी मांगते देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वही कुलकर्णी को अपना बेटे के लिए डर लग रहा था। वो जानता था अरण्या कितनी क्रूएल है। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं अपने बेटे की जान न अचेली जाए। नॉन क्राउन्ड रूलिंग प्रेसिडेंट कुलकर्णी अरण्या को माफी मांगते देख माहिरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था, वो मन में सोचती है, शायद वो अरण्या के डॉक्टर एम होने की वजह से डर रहे थे। अंकल आप उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? वो आगे कुछ कहती, कुलकर्णी उसे इग्नोर करते हुए अरण्या से हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैम क्या मेरे बेटे ने आपको ऑफेंड किया क्या? अगर यह बात है तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि फिर से आपको ऑफेंड ना करें। वही सभी लोग शॉक थे कि कुछ समय पहले ये इंसान अरण्या को सबक सिखाने की बात कर रहा था, अभी यह उसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। वही अरण्या वहां लगे सोफा पर एक क्वीन की तरह अपने एक पैर पर दूसरी पैर रखकर बैठ जाती है। फिर डेविल हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सब लोग डर गए। वो कुलकर्णी की तरफ देखकर कहती है, लगता है आपके पास बहुत पैसे पड़े हैं और आपका स्टेटस का भी बहुत घमंड है। मानना पड़ेगा आपके बेटे को और उसकी हिम्मत को। पहले उसने मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनने को कहा और कहने लगा कि वो मुझे बहुत सेटिस्फाई करेगा और उसके लिए मुझे पैसे भी देगा। अब सिंघानिया को कृष पर बहुत गुस्सा आया। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसकी घर की बेटी को, उनके प्रिंसेस को ऐसे बोलने की। तो कुलकर्णी के पैर कांपने लगे। अब उन्हें उनका कुर्सी के साथ अपने बेटे को भी को देने का डर बैठ गया। वो कुछ कहते उससे पहले ही कृष कुलकर्णी को देखकर कहता है, डैड आप इस 2 कौड़ी अडॉप्टेड लड़की के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने इसे गलत पूछा, मुझे इसे अपना रखेल बनाना चाहिए था। अब ये सुनना ही था। अरमान जी दहाड़ते हुए कहते हैं, आए तेरे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटी को, मेरी प्रिंसेस को अपना रैकल बनाएगा? तुम्हें जिंदा गड़ दूंगा। और तुमसे किसने कहा कि वो अडॉप्टेड है? वो इस घर की असली बेटी है। तो माहिरा के सभी फ्रेंड्स माहिरा को हैरानी से देखने लगे। उन सबको माहिरा की तरफ देखते देख सब घरवालों को समझ आ गया कि यह सब माहिरा का किया धारा है। अब सब लोग माहिरा को घूरने लगे। माहिरा को भी अपना झूठ सबके सामने आते देख उसको बहुत डर लग रहा था। वही कुलकर्णी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपनी कुर्सी का डर सता रहा था और अपना बेटे की अरण्या के लिए इतना वाहियात बात सुनकर अब उनको भी बहुत गुस्सा आने लगा। वो जाकर अपने बेटे को एक जोरदार चांटा मारा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर कुलकर्णी जाकर अरण्या के पैर पकड़ते हुए कहा, मैम प्लीज मेरे बेटे को माफ कीजिए। तो अरण्या अपना गर्दन को टेढ़ी करते हुए कहती है, उसने मुझे छूने की कोशिश की है। कुलकर्णी थी तो कुलकर्णी अपने बेटे के हाथ पकड़कर पास के लगे ग्लास टेबल पर जोर जोर से मारने लगा। वही कृष तो दर्द की वजह से जोर जोर से चीखने लगा। वो तब तक मरने लगे जब तक उसका हाथ नहीं टूट जाता। वही सब लोग अरण्य के एक बात से कुलकर्णी को अपने बेटे के हाथ तोड़ते देख सदमे में चले गए। अरण्या फिर कहती है, मजा नहीं आया कुलकर्णी, उसने मुझे पैसे ऑफर किया, उसके जुबान से मेरे लिए गंदा बोला तो कुलकर्णी अपने बेटे को कुत्तों की तरह पीटने लगा। वो भी बेल्ट से। अब कृष भी बहुत जख्मी हो गया, उसका हालत बहुत खराब था। वो हिम्मत करके अपने डैड से पूछता है, डैड इस लड़की की वजह से आप मुझे इस तरह क्यों पीट रहे? तो कुलकर्णी दहाड़ते हुए कहता है, क्योंकि ये विश्वनाथ सहगल की पोती है जो पूरी इंडिया को रूल करते हैं और वो अपनी इस पोती को वो बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ प्रेसिडेंट है पर फैसले ये लेते हैं पूरी दिल्ली और इंडिया में। यह नहीं कहती तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये पूरी इंडियन गवर्नमेंट को अपने पैरों में झुकने की ताकत रखती है। इन्हें पूरी इंडिया नॉन क्राउन रूलिंग प्रेसिडेंट बुलाती है। तो कृष कहता है, पर ये तो सिंघानिया है ना? तो कुलकर्णी कहता है, वो सब मुझे नहीं पता। विश्वनाथ सहगल प्रेसिडेंट है पर यह रूलिंग प्रेसिडेंट है। सिर्फ उतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स वरदान सहगल की लाडली है। आज तेरा वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। इतना कहकर वो और जोर से उसे पीटने लगते हैं। वही सब लोग अरण्य का एक और आइडेंटिटी के बारे में जानकर शॉक हो गए। माहिरा को अरण्या के लिए जलन और नफरत बढ़ता ही जा रहा था।
उसके दोस्तों को बहुत डर लग रहा था कहीं उनके भी हुलिया क्रिश जैसा न हो जाए। कुलकर्णी क्रिश को मारने के बाद अरण्या के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस अरण्या, अब आप सेटिस्फाई हो गई न? तो अरण्या कहती है अभी नहीं। इतना कहकर वो किसी को कॉल करती है। फिर दूसरी तरफ इंसान को कहती है मुझे कल तक कुलकर्णी का राजीनामा चाहिए, कल तक उसका सभी प्रॉपर्टीज सीज होने चाहिए। इतना कहकर कॉल काट देती है। अब कुलकर्णी नीडल से वही जीर जाते हैं। फिर तोड़ा हिम्मत करके उससे कहता है आप मुझे आपके पर्सनल रीजंस के वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो अरण्या कहती है किसने कहा कि मैं ये सब पर्सनल रीजंस की वजह से कर रही हूँ? तो कुलकर्णी के साथ सब लोग उसे कन्फ्यूजन से देखने लगते हैं। तो अरण्या कहती है ड्रग डीलिंग, गरीबों की प्रॉपर्टीज हड़पना, वुमेन ट्रैफिकिंग। ये सब सुनकर कुलकर्णी को शौक लगता है क्योंकि वो ये सब बहुत सफाई के साथ किया था। पर फिर भी अरण्या को पता चल गया। वही सिंघानिया परिवार कुलकर्णी को गिनबारी नजरों से देखने लगते हैं। अरण्या कहती है तुम्हें क्या लगा कुलकर्णी मेरे पीठ पीछे ये सब करेगा और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? फिर सीरियस होकर कहती है मुझे दोगले लोगों से नफरत है। अब तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। इतना कहकर वो दिग्विजय जी के पास जाकर कहती है दादू मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक ये का कचरा साफ होने चाहिए। तो दिग्विजय जी हमें सिर हिला देते हैं। उसके बाद वो अंदर अकेली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद ही पुलिस आकर कुलकर्णी और उनके बेटे को लेकर चले जाते हैं। अब माहिरा के दोस्तों ने सोच लिया है कि वो लोग माहिरा से दोस्ती तोड़ देंगे और कभी भी अरण्या को ऑफेंड नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बर्बाद नहीं होना है। फिर वो लोग भी चले जाते हैं। उसके बाद सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। सब लोग माहिरा को गुस्से से घूरने लगे। वहीं माहिरा डरी शहमी अरण्या को कोसते हुए वहां खड़ी थी। समर्थ जी पूछते हैं ये सब क्या है माहिरा? तुम्हारे दोस्त हमारे प्रिंसेस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और तुम उल्टा उन्हें ही सपोर्ट कर रही थी। और अरमान जी पूछते हैं क्या तुमने सबको मेरी बेटी को अडॉप्टेड बताया? तो माहिरा के मुंह से डर की वजह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। दिव्या जी गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसको झंझोड़ते हुए कहती है ये सब क्या है माहिरा? क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया? तो माहिरा फिर भी कुछ नहीं कहती। तभी सबको अरण्या की आवाज आती है। वो क्या कहेगी? मिसेज सिंघानिया आप ही थे ना सबको मेरे बारे में अडॉप्टेड बताया? सब लोग यही जानते हैं कि मैं सिंघानिया के अडॉप्ट बेटी हूँ और आपकी लाडली बेटी असली। दिव्या जी का पछतावा। जब सब लोग अरण्या के बात सुनते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। दिव्या जी हिम्मत करके पूछती है मैंने कब बताया? तो अरण्या सरकास्टिक हंसी हंसती है। फिर उन्हें देखते हुए कहती है जब मैं 5 साल की थी माहिरा के आने के 8 महीने के बाद स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बुलाया था, तब सिर्फ आप ही आए थे, वो भी माहिरा के लिए। फिर कहती है उस वक्त आपकी लाडली बेटी ने पूरी क्लास में कह रखा कि मैं सिंघानिया की अडॉप्टेड बेटी हूँ। जब उस पीटीएम पर आप माहिरा के माँ बनकर आई तो सब लोग कहने लगे मैं सच में इस घर की अडॉप्टेड बेटी हूँ। जब मुझे ये बात पसंद नहीं आई तो मैं आपके पास आई थी। फ्लैशबैक। अरण्या बहुत इंटेलिजेंट थी जिस वजह से वो 2 क्लासेज आगे पढ़ती थी, पर उस वक्त माहिरा की वजह से उसको बहुत कम मार्क्स आए थे क्योंकि माहिरा उसकी किताबें छुपा देती थी, उसको रोज परेशान करती थी। वही जब दिव्या जी ने अरण्या की उतने कम मार्क्स देखती तो वो अरण्या पर गुस्सा करते हुए कहती है ये कैसे मार्क्स है अरण्या? पूरी क्लास में लिस्ट और तुम्हारी बहन को देखो, पूरी क्लास में सेकंड, तुम्हें अपनी बहन से सीखना चाहिए। वही माहिरा उसको दिव्या जी के पीछे से छोड़ने लगती है। फिर दिव्या जी टीचर्स के पास अकेली जाती है। तब माहिरा ने अरण्या को उस तरफ ले गई जहां पूरे बच्चे एक साइड खड़े थे। वो अरण्या से कहती है तुम मेरे मोम से दूर रहो। तो अरण्या कहती है वो मेरी मोम है। उनका ये कन्वर्सेशन वह खड़े कुछ पेरेंट्स भी सुन रहे थे। बाहर सभी लोगों को अरण्या के बारे में नहीं बताया गया था उसकी सॉफ्टी के लिए, बस सबको यही पता है कि सिंघानिया परिवार में एक प्रिंसेस है। तो माहिरा सभी बच्चों को देखकर फ्रेंड्स इसकी बात मत सुनना, मैं अभी आप सबको प्रूव करके दिखाती हूँ। इतना कहकर वो दिव्या के पास जाती है जो फोन पर बात कर रही थी। माहिरा जाकर अपना फेस मासूम बनते हुए उनसे पूछती है मोम में ही आपकी प्रिंसेस हूँ ना? तो दिव्या जी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हाँ कहती है। फिर वह से अकेली जाती है। तब से सभी लोग यही मानने लगे कि माहिरा सच में सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस है।
पर तब अरण्या का दिल टूट गया था। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुनकर घर में सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वही दिव्या जी तो बहुत शॉक हो गई थी। वो शौक से माहिरा की तरफ देख रही थी। ये सब क्या है माहिरा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो माहिरा अपने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेते हुए मासूमियत से कहती है, मोम तब मैं बहुत छोटी थी, तब अरण्या भी मुझसे झगड़ती थी। तो हर्षित उसे रोकते हुए कहता है, व्हाट, वो तुमसे झगड़ती थी? फिर गुस्से में, वो नहीं, तुम उससे झगड़ती थी, फिर हम सबके सामने उसको बुरा बनाती थी और तुम्हारी वजह से उसने बहुत सहा। वही दिव्या जी जल्दी से अरण्या के पास जाती है और उसको एक्सप्लेन करते हुए कहती है, बच्चा आपने मुझे गलत समझा है। मैं बस आपको इसलिए डांटा था कि आप अगली बार अच्छी मार्क्स लाएंगे। और सबको बताने वाली बात तो तब मैं आपके डेडा के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। माहिरा तब अचानक से आकर पूछा तो मुझे लगा वो लो फील कर रही थी, इसलिए मैं उसको ऐसा कहा ताकि उसका दिल ना दुखे। पर अरण्या के फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आए, वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह वहां खड़ी थी। दिव्या जी आगे कुछ कहती, अरण्या उसको अपना हाथ दिखाकर रोक देती है। फिर कहती है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिसेज सिंघानिया, तब मैं आपकी लाडली बेटी से भी 2 साल छोटी थी, फिर भी मैं उसके क्लास में पढ़ती थी, तब मेरे मार्क्स कमाई तो आपने ये नहीं पूछा कि मेरे मार्क्स क्यों कमाई, बल्कि आप अपनी कचरे बेटी से मुझे कंपेयर करने लगी। इसलिए मैंने 14 साल से कभी सिंघानिया सरनेम यूज़ नहीं किया। पर मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया जो आपकी कचरे बेटी ने सिंघानिया सरनेम यूज़ करते हुए भी नहीं कर पाए। आज दुनिया मेरी नाम से जानती है, मेरे सरनेम से नहीं। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, अब मुझे इस ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर वो दिग्विजय जी के पास जाकर कहती है, दादू मुझे बहुत काम है, शायद मैं 3 दिन घर नहीं आ पाऊंगी। इतना कहकर वो वह से अकेली गई। वही उसके जाने के बाद दिग्विजय सब से कहते हैं, 2 महीने बाद हर्षित और अव्या के एंगेजमेंट पर हम सिंघानिया की असली प्रिंसेस मेरी पोती को सबसे मिलाने वाला हूँ। ये बात सबको अनाउंस करो। आनंद जी भी हमें सिर हिला देते हैं। वही माहिरा अपने मन में कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर सबको पता चल गया तो मेरा क्या होगा। वही दिव्या जी को तो बहुत रोना आ रहा था, वो दम से सोफे पर गिर जाती है और फुट कर रोने लगती है। सबको उसे ऐसा रोते देख बहुत बुरा लग रहा था। दिव्या जी अपने हाथ से अपना सिर मरने लगी। अब अरमान जी से नहीं देख गया तो वो उन्हें संत करने लगे। माहिर भी उनका दूसरी साइड बैठकर उन्हें शांत करते लगा। दिव्या जी रोते हुए कहती है, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, आज मेरी वजह से मेरी बेटी ऐसे हो गई, अपने देखा ना मान वो पत्थर बन चुकी है। मुझे उससे ऐसा नहीं देखा जा रहा है मान। अब रुक्मिणी जी को भी दिव्या जी के लिए बुरा लग रहा था। वो भी उसके पास जाती है, माहिर को हटने को कहती है, फिर उसके बगल में बैठ जाती है। वो उसके सिर सहलाने लगती है। इतने सालों बाद रुक्मिणी जी का स्पर्श पाकर उनके सीने में अपना सिर छुपाकर रोने लगी। वो कहती नहीं थी पर उन्हें रुक्मिणी जी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती थी। रुक्मिणी जी उसका सिर सहलाते हुए कहती है, मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर तुम्हें तो इस गोद ली हुए बेटी की पड़ी थी। तुम अपनी जिद में आंधी होकर खुद की बेटी को इतना हट किया कि अब वो तुझे देखना भी नहीं चाहती। ये सुनकर दिव्या जी को अपने दिल में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, माँ मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तो रुक्मिणी जी कहती है, अब शायद ये नहीं होगा दिव्या, तुमने उसे बहुत बार उसे हट कर दिया, तुमने उसे मारा, डांटा, अनजाने में अपनी बेटी की पहचान किसी और को दे दिया। तुम उसकी बात तक नहीं सुनती थी, सिर्फ तुम ही नहीं घर में सभी लोग। तो सबका सिर झुक गए। वो फिर कहती है, फिर भी उसके दिल में छोटी आस थी कि किसी दिन सब ठीक होगा, पर जब तुमने उसे घर से निकाल दिया तब वो कहती रही, रोती रही, तुम सब ने उसकी एक नहीं सुनी, तब उसका दिल टूट गया। 6 साल की थी दिव्या जब उसने सब कुछ सहा, तुम सबने मिलकर उस 6 साल की बच्ची की मासूमियत छीन लिया। हाँ, अब वो सच में पत्थर बन गई थी। अब उसके दिल में आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब आप सब उम्मीद छोड़ दीजिए। तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर रुक्मिणी जी माहिरा को देखकर कहती है, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अब अगले बार तुम्हारी वजह से मेरी पोती को जरा सा भी परेशानी हुई तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो अकेली गए। बाकी सब भी दिव्या जी को शांत रहने को कहकर चले गए।
अरमान जी दिव्या जी को लेकर जाने ही वाले थे, तभी माहिरा रोते हुए दिव्या जी के पास जाकर कहती है, सॉरी मोम, अब से मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कीजिए। तो दिव्या जी उसकी तरफ देखती भी नहीं और अरमान जी से चलने को कहती है। अरमान जी भी माहिरा को घूरते हुए दिव्या जी को लेकर चले गए। माहिरा अपनी दंत पिसती रह गए। तभी उसको एक तेज थप्पड़ पड़ा जो हर्षित ने मारा था। वो गया नहीं था। दरअसल वो आज सुबह की सीसीटीवी फुटेज देखा। जब उसने माहिरा और उसके दोस्तों का बदतमीजी देखा तो वो रोक नहीं पाया, आकर सीधा माहिरा को एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने माहिरा को देखकर कहा, अगर इस बार तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस को एक और बार दर्द हुआ तो इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो चला गया। माहिरा आंखों में आंसू लेकर पैर पटकते हुए अचेली गई। 3 दिन बाद माहिरा का रूम। माहिरा गुस्से में अपनी रूम की सारी चीजें तोड़ रही थी। क्यों मेरे सब जाल उल्टे पड़ रहे हैं। नहीं, अब मैं ऐसा ही सब कुछ मेरे हाथ से नहीं जाने दे सकती। और हर्षित भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, ये सब उस मनहूस की वजह से हो रहा है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तभी उसको एक कॉल आती है। जब वो नंबर देखती है तो थोड़ा डर जाती है, फिर थोड़ा हिम्मत करके उठा देती है। दूसरी तरफ से उस शख्स की भड़कने की आवाज आती है, मैंने तुमसे कहा था ना कुछ दिन कुछ मत करना, अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो माहिरा को अब सच में रोना आ गया। डैड, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो दूसरी तरफ से वो शख्स गहरी सांस लेता है, फिर उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, बेटा आपकी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा सालों की प्लान पर पानी फिर रहा है। तो अब माहिरा भी शांत हो गई। उसका डैड फिर से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस अरण्या के खिलाफ अभी कुछ मत करना, उसको हम बाद में देखेंगे। तुम्हें अब और काम है जो तुझे उस घर में अच्छी बनकर करना है। हले तुम दिव्या को फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश करो। फिर कुछ प्लान बताने लगते हैं। पूरी प्लान सुनकर माहिरा के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। फिर वो फोन कट देती है। अब होगा खेल की शुरू और इस खेल में सिर्फ मैं जीतूंगी। वही ये सब कोई और भी सुन और देख रहा था, जो कोई और नहीं अरण्या थी। अरण्या ने उसके रूम में माइक्रोफोन और कैमरा फिट किया था। वो माहिरा पर कड़ी नजर रख रही थी। वो अभी गाड़ी में बेटी अपनी इंस्टीट्यूट के लिए जा रही थी। वो अपने लैपटॉप में उसकी फुटेज देख रही थी और उन दोनों का कन्वर्सेशन भी सुन रही थी। फिर वो भी डेविल स्माइल करते हुए अपनी मन में कहती है, खेल तो कब का शुरू हो चुका है, बस मछली पकड़ में आने की देरी है। लगता है कुछ पुरानी किस्सा सुनने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इतना कहकर वो अपने लैपटॉप क्लोज करके सीट से सिर टिकाकर अपनी उनके बाद कर लेती है। 3 दिन बाद। इन 3 दिन अरण्या ने दिन रात मेहनत करके सैंपल को और स्ट्रांग बनाया। उसने रुद्रांश को पहले ही बता दिया कि वो 3 दिन उसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो रुद्रांश भी न चाहते हुए भी ओके कहता है। माहिरा ने इन दिनों में कुछ नहीं किया। वो अपने डैड की बताई गई प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सही वक्त की इंतजार कर रही थी। वो दिव्या जी को भी रो धोकर रोज सॉरी कहते हुए फिर से उनकी दिल जीतने की कोशिश करने लगी। दिव्या जी भी कुछ हद तक उसको बच्ची समझकर थोड़ा उससे बात करने लगी, पर वो उसको पहले की तरह उसे प्यार नहीं दे पा रही थी। अब बस माहिरा उसके लिए एक जिम्मेदारी के सिवा कुछ नहीं, और वो अरण्या की राह देख रही थी। सिर्फ वही नहीं, घर के सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। आज अर्नव जी भी इंडिया वापस आ रहे थे। अरण्या उसे खुद लेने जा रही थी। एयरपोर्ट। अर्नव जी का फ्लाइट लैंड हो चुका था। उनके साथ राघव भी आ रहा था। जब अरण्या उन्हें आते हुए देखती तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो जा ही रही थी कि उससे पहले ही राघव भागते हुए को उसके ऊपर बंदर के बच्चे की तरह चिपक जाता है। अरण्या अपने आप को बैलेंस करते हुए उसे थोड़ा सख्ती से कहती है, ये क्या हरकत है राघव, अभी हम लोग जीत जाते तो राघव उससे दूर होता है, फिर कहता है, ई मिस यू दी। तो अरण्या भी उसका सिर सहला देती है। फिर अर्नव जी के पास जाकर पहली उनके पैर छूने लगती है, पर उसे पहले ही अर्नव जी उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, कितनी बार कहा कि आप मेरे पैर मत छुए नूरेजान, आप हमारा ताज हो। तो अरण्या भी मुस्कुरा देती है।
उसका मुस्कान सिर्फ उसकी आगजन के लिए है। फिर वो लोग व्हाइट लोटस पैलेस के लिए निकल जाते हैं। व्हाइट लोटस पैलेस। अर्नव जी फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। अरण्या हाल में बैठी थी और लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। राघव उसे देखकर पहले मुंह बनाता है, क्योंकि उसकी बहन कम बॉस उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। फिर उसे कुछ याद आता तो वो अरण्या से कहता है, बॉस अपने जो काम दिया वो हो गया, अब तक वो बौखलाया हुआ होगा। तो अरण्या कहती है, वेरी गुड, अब वो गुस्से में गलती तो करेगा, इसलिए तभी अपना प्लान इम्प्लीमेंट करना और उसको घूरते हुए जल्दबाजी करके फिर से घायल मत हो जाना। तो राघव अपना दंत दिखा देता है। उसे देखकर अरण्या अपना सिर न में हिला देती है। फिर वो पर अर्नव जी भी आ जाते हैं तो वो लोग जाकर लंच करने लगते हैं। ओबरॉय कॉरपोरेशन। रुद्रांश को बुरी तरह से अरण्या की याद आने लगी। वो सुबह से अरण्या का कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी केबिन में अक्षय बिना डोर नॉक किए आता है, उसके पीछे युवान भी आता है। वो जाकर रुद्रांश के सामने बैठे हुए कहता है, भाई बवाल हुआ है। बवाल। तो रुद्रांश उसे घूरने लगता है। युवान उसके सिर पर तपली मरते हुए उसको चुप रहने को कहता है। फिर रुद्रांश की तरफ देखकर कहता है, आज घर पर चुड़ैल आंटी अपनी बेटी को लेकर आई थी और अपनी 2.5 किलो मेकअप की हुए बेटी से आपके रिश्ते मांगने आई। वो नानू के दोस्त के बेटी थी, इसलिए सब ने कुछ नहीं कहा, पर नानी नानू से गुस्सा हो गई और वो चुड़ैल आंटी आपको घर में न देखकर फिर आने को कहकर अचेली गई। तब अक्षय रुद्रांश को देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, भाभी को सबसे मिला दे वहीं, वरना मजबूरी में किसी चुड़ैल से शादी करना पड़ेगा। तभी उसको रुद्रांश की जानलेवा नजरें महसूस हुई तो वो अपनी टुक गटकते हुए रुद्रांश को देखता है तो डर की वजह से अपने चेयर से उठकर वहां दूर लगी काउच पर बैठ जाता है। रुद्रांश उसे देखकर कहता है, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है। तो अक्षय अपना दंत चमका देता है, वैसे तुमने भाभी को इनवाइट किया, वो आ रही है या नहीं? तो रुद्रांश कहता है, वो आ रही है। तो अक्षय किसी बंदर की तरह उछलते हुए कहता है, याहू, अब हम बहुत मजा करेंगे। तो वो दोनों उसे देखकर सिर न में हिला देते हैं। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो जिंदल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट है। आदतें तो चुगली करने वाली एंटी से कम नहीं। ऐसे ही रात हो जाती है। अरण्या अभी भी व्हाइट लोटस पैलेस में ही रुकी थी। अभी उसको सिंघानिया मेंशन जाने का मूड नहीं था, उसको थोड़ा शांति चाहिए थी। उसने दिग्विजय को भी कॉल करके बता दिया था कि वो आज नहीं आने वाली है और उन्हें ये भी बताया था कि अर्नव जी भी आ चुके थे। तो दिग्विजय जी भी ओके कहते हैं। अरण्या स्टडी रूम में अपना काम कर रही थी, तभी उसको रुद्रांश की कॉल आई। रुद्रांश की कॉल देखकर उसके फेस पर छोटी सी स्माइल उगाई थी। उसने उठा दिया तो दूसरी तरफ से रुद्रांश की मैग्नेटिक आवाज आती है, हेलो जाना। तो अरण्या सुकून भरी आवाज में हूँ कहती है। उसका इतना फीका रिप्ले सुनकर रुद्रांश का मुंह बन जाता है, पर वो भी जानता था कि उसका जाना उससे भी ज्यादा कोल्ड है, इसलिए फिर कहता, कैसी हो? अरण्या फाइन कहती है तो वो कहता है, आई मिस्ड योर, कल डेट पर चलते हैं। तो अरण्या मुस्कुराते हुए पूछ रहे हो या बता रहे हो? तो रुद्रांश कहता है, दोनों। फिर कहता है, तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। तो अरण्या को भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो सच में रुद्रांश को टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए कहती है, कल मेरी पूरी दिन आपकी। तो रुद्रांश के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कल आकर पिक करता हूँ। तो अरण्या उसे ऑफिस आने को कहती है। रुद्रांश ओके कहता है। फिर वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर बात करके सो जाते हैं। आज दोनों को फेस पर सुकून भरी नींद थी। अगले दिन अरण्या सुबह ही ऑफिस आ गई। वो रुद्रांश की आने से पहले थोड़ा कम कर लेना चाहती थी। ऐसे ही 1 घंटा निकल गया। दोनों ने रात में ही डिसाइड किया कि रुद्रांश उसको 10 बजे पिक करने आएगा। अब 10 बजने को सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बाद अरण्या को रुद्रांश का कॉल आया। उसने उसे नीचे आने को कहा तो अरण्या भी अचेली गए। जब अरण्या कार में बैठी तो रुद्रांश उसे खींचकर कसकर गले लगा लेता है। पहले तो वो शॉक हो गई थी, पर जब उसने रुद्रांश की तरफ देखा तो उसे दूर नहीं किया, वो भी उसको कसके गले लगा लिया।
दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अरण्या उससे दूर होती है, फिर पूछती है कहाँ जा रहे हैं, तो रुद्रांश उसका हाथ पकड़कर कहता है थोड़ी देर बाद खुद देख लो। 15 मिनट बाद उनकी कार एक जगह पर आकर रुकती है। पहले रुद्रांश उतरता है, फिर दूसरी तरफ का गेट खोलकर अरण्या के सामने अपना हाथ आगे करता है। अरण्या को भी उसका जस्ता पसंद आ गई। वो भी अपना हाथ आगे करती है, फिर वो भी कार से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो उसको थोड़ा शौक लगता है। दरअसल अरण्या को व्हाइट लोट्स बहुत पसंद है। रुद्रांश उसे लोट्स लेके आया है। जब वो अपने सामने इतने लोट्स देखती है तो उसके फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। रुद्रांश उसको बैक हग करते हुए पूछता है पसंद आया, तो अरण्या भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हाँ कहती है। फिर वो लोग एक बोट में बैठ जाते हैं। आसपास का माहौल और मौसम बहुत अच्छा और रोमांटिक था। अरण्या ने आज एक वाइट कलर का फ्रॉक पहना था जो घुटने और अंकल के बीच तक उसका लेंथ था। दोनों एक दूसरे के अंकों में देख रहे थे। रुद्रांश तो अपने जाना को जी भरकर देख रहा था। अरण्या अपने आप को ऐसा देखता पाकर पूछती है क्या देख रहे हो, तो रुद्रांश कहता है मेरी चंद को। तो अरण्या फिर से पूछती है बोर नहीं हो रही, तो वो कहता है जिंदगी बार भी ऐसा ही देखना है तो भी मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। तो अरण्या के गाल हल्के गुलाबी हो जाते हैं। वो रुद्रांश से नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती है और मुस्कुराने लगती है। जब रुद्रांश उसे ऐसे करते देखता तो उसको बहुत खुशी हो रही थी। अरण्या लेक में अपना हाथ डालकर पानी को महसूस करने लगती है। रुद्रांश को उसे एंजॉय करते देख सुकून मिल रहा था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। दरअसल ये लेक रुद्रांश ने ही बनवाया। ये प्लेस हल्का फॉरेस्ट की तरफ जाता है। वो जानता था अरण्या को व्हाइट लोट्स बहुत पसंद है, इसलिए वो व्हाइट लोट्स का लेक बनवाया। ऐसे ही कुछ देर वहां रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट जाते हैं। ये रेस्टोरेंट रुद्रांश का ही था। वो दोनों पहले ऑर्डर करते हैं। रुद्रांश वो जो ऑर्डर कर रही थी उन्हें ध्यान से सुन रहा था कि वो आगे से उसके लिए वो खुद ऑर्डर करे। वो भी कुछ और डिशेज ऐड करके ऑर्डर कर दिया। दोनों ही फूड में इतना चूसी नहीं थे, पर अपना डाइट परफेक्ट रखते हैं। वो दोनों प्राइवेट रूम में बैठे थे। अरण्या उससे कहती है नाइस प्लेस, ये शांति है। तो रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसका सिर सहला देता है। फिर थोड़ा सोचकर क्या तुम्हें बचपने में या अब कुछ पसंद है या तुम्हें कहीं जाने को मन हुआ? तो अरण्या का फेस थोड़ा मुरझा जाता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है पता नहीं, कभी इन चीजों में ध्यान नहीं रहा। फिर कहती है हाँ, बचपन में अपनी डेडा के साथ बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी। उनके साथ एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी, पर कुछ समय मैंने उन चीजों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। तो रुद्रांश के दिल में उसके अंकों में इतना दुख देखकर थोड़ा दर्द हुआ। वो उसे हर खुशी देना चाहता था जो वो डिजर्व करती है। वो साइड से उसको हग करके उसका सिर सहलाने लगता है। अरण्या को भी उसके बाहों में सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उन दोनों का खाना आ जाती है। फिर दोनों खाने लगते हैं। रुद्रांश बीच बीच में उसे अपनी प्लेट से खिला रहा था। अरण्या भी मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट से भी उसे खिलने लगी। दोनों देखने में परफेक्ट कपल लग रहे थे। अभी भी अरण्या का सरप्राइज बाकी था। खाना खाने के बाद रुद्रांश उसको बटरफ्लाई गार्डन लेकर जाता है। वहाँ भी अरण्या बहुत एंजॉय करती है। उसे हमेशा शांत और सुकून देने वाली जगह बहुत पसंद है। रुद्रांश ने भी उसे ऐसे ही प्लेसेस पर लेकर गया। आज वो इतने दिनों बाद बहुत खुशी महसूस करने लगी। शाम का वक्त उसको बीच पर लेकर जाता है। बीच पूरा काली था। रुद्रांश उनके आने से पहले ही गार्ड्स से कहकर पूरा बीच काली करवा दिया था। वो दोनों नंगे पैर लहरों के पास जकड़ने महसूस करने लगते हैं। अरण्या भी अब थोड़ा थोड़ा रुद्रांश के सामने कुल रही थी। उसकी दबी हुई मासूमियत उसके सामने बाहर आ रही थी। उसको एक शरारत सूझी तो वो थोड़ा पानी रुद्रांश के ऊपर छिड़कती है। रुद्रांश भी वैसा ही करने लगता है। अब अरण्या खुलकर हंस रही थी। रुद्रांश तो उसकी हंसी में को जाता है। वो भी अरण्या के साथ खेलने लगता है। अरण्या उस पर फिर से पानी छिड़ककर भागने लगती तो रुद्रांश उसको पीछे से पकड़कर उसको गोल गोल घूमने लगता है। वन दोनों को ऐसे हंसते हुए खेलते देखकर दूर खड़ी उनके गार्ड भी मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। उन्हें भी खुशी हो रही थी कि हमेशा बिना एक्सप्रेशन के रहने वाले उनके बॉस आज खुलकर हंस रहे थे और खेल भी रहे थे।
दोस्तों, पार्ट 6 यहीं तक था। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपका सपोर्ट हाई नेक्स्ट पार्ट लेन की मोटिवेशन देता है। पार्ट 7 जल्दी मिलेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, टेक केयर।